प्रिय बच्चों, मैं अरविंद त्रिवेदी आज के इस दौर में जब कोविड-19 का कहर जारी है, आपके सम्मुख वर्चुअल कक्षा में कक्षा 12 की हिंदी में भाषा और आधुनिकता बड़ा ही सार्थक और सटीक निबंध प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। बच्चों, भाषा और आधुनिकता, हम निरंतर आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन भाषाई तौर पर हमारी आधुनिकता क्या है, इस पर लेखक ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया है। हम कैसे भाषा में नवीनता का समावेश करें, इस बात पर बल दिया गया है। आइए बच्चों, समय को देखते हुए निबंध का अवलोकन करें, भाषा और आधुनिकता। लेकिन उसके पूर्व वातायन परिवार के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नूतनता की आवश्यकता होती है। बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हम किसी विषय को सुंदर कैसे बना सकते हैं, तो लेखक ने दिया कि रमणीयता लाने के लिए नूतनता यानी नवीनता के बिना रमणीयता नहीं हो सकती है। इसी को दृष्टि में रख करके माघ ने कहा है, क्या कहा कि क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण परिवर्तित हो, तदेव रूपम, और जो रूप नया निखर कर सामने आए, दृष्टिगत हो, रमणीयताया, वही रमणीयता है। हर क्षण परिवर्तित, चूंकि प्रकृति भी परिवर्तित होती रहती है, और जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे नूतनता का समावेश हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाषा में नूतनता और रमणीयता का समावेश कैसे किया जाए, तो सूक्ति मिलती है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। बच्चों, ये जीवन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रमणीयता, सुंदरता और नूतनता और नयापन अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर निर्भर है। भाषा में नवीनता लाने के लिए सुंदरता और सुंदरता लाने के लिए नवीनता, ये बड़ा ही आवश्यक होगा। क्यों? क्योंकि रमणीयता के अभाव में कोई चीज मान्य नहीं होती। आप जानते हो, कोई चीज सुंदर नहीं है तो उसकी मान्यता कम, और नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। कोई चीज नई है, कोई वस्तु नवीन तभी होगी जब उसमें रमणीयता का समावेश होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवीनता और रमणीयता एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, अर्थात सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ रमणीयता है और दूसरी तरफ नूतनता है। बच्चों, और उसकी अनुपस्थिति में कोई चीज वस्तुतः समाज और जनता द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज कैसे आगे नहीं बढ़ पाता है। आज आप देख रहे हो बच्चों कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, वैसे वैसे हम परिवर्तित होते हैं। हमारी सड़ी गली मान्यताएं हमें आगे नहीं बढ़ा पाती। वैसे ही पुरानी रीति रिवाजों, शैलियों और परंपराओं की लीक पर चलने वाली भाषा भी युग चेतना को गति देने में असमर्थ रह जाती है। बच्चों, आवश्यकता होती है कि हम समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति को एक सशक्त माध्यम मानते हैं, और ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकती है भाषा जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। जब तक भाषा में परिवर्तन की क्षमता नहीं होगी, अपने युग के अनुरूप प्रवाहित होने की गतिमयता नहीं प्राप्त होगी, तब तक वह युग को परिवर्तित नहीं कर सकती है। बच्चों, भाषा सामाजिक भाव प्रकृति की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट आप जानते हैं, उद्देश्य रखने वाली। हमारी जो भावों को प्रकट करने की क्षमता है, वो भाषा का उद्देश्य होता है। भाषा में यदि भाव स्पष्ट नहीं है तो भाषा अपने उद्देश्य से पृथक हो रही है। इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत की दुरूहता को परिहार करने में निहित होती है।
अगर देखा जाए उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं, बच्चों कुछ जो सूक्ष्म विशेषताएं होती हैं कि दुरूहता परिहार करने में निहित है। जो विशेषताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको हम कैसे परिहार करें, अलग करें, पृथक करें, दूर करें। जब तक हम उनका निराकरण नहीं करेंगे, उन दुरूहताओं का, उन कठिनताओं का निराकरण नहीं करेंगे, तब तक भाषा में गतिमयता नहीं आएगी। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के अभाव से, अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। आज हमारी भाषा उन्मुक्त होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। उनमें सही शब्दों का पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हो तो वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी भाषा कैसी हो? भाषा में सबको साथ ले चलने की क्षमता हो। यही भाषा की आधुनिकता है। बच्चों, भाषा की आधुनिकता क्या है? हमारे पास यदि शब्दकोश नहीं है, अन्य भाषाओं में यदि उपलब्धता है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। आत्मसात करना, स्वीकार करना, हमारा ग्रहण करना। जब तक हमारे अंदर वह ग्रहण करने की क्षमता रहेगी, क्योंकि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं, कोई संग्रहालय नहीं है। म्यूजियम, संग्रहालय, यह एक स्वतः सिद्ध, एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। बच्चों, ये सजा के रखने वाली वस्तु नहीं है कि भाषा को हमने सजा दिया और सजा के रख दिया, लोग आएंगे देखेंगे। इसलिए भाषा में सदैव गतिमयता होनी चाहिए और उस गतिमयता के साथ ही हमें निरंतर प्रयास करना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, आवश्यकता होती है कि अगला अनुच्छेद देखें और जहाँ कोई दिक्कत हो रही है आप सदैव कमेंट करके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति और संस्कृत, ये दो शब्द होते हैं। संस्कृति सभ्यता, संस्कृत भाषा। ये जो हमारी सभ्यता है, ये हमारी भाषा का एक अंग है। और कैसा अंग है? अटूट अंग है। बिना संस्कृति के भाषा आप सही ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हो। संस्कृत परंपरा से निश्रित निकले हुए आप देख रहे हो, जब तक जो निकल करके बाहर आ रहे होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। आज संस्कृति की एक अलग धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसमें एक गतिमयता है, परिवर्तनशीलता है। उसी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत जो उत्पन्न हुई हो नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। आज जिस प्रकार से हमारे भारत का विकास हो रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, उसी स्पीड से, उसी गति के साथ हमें अपनी भाषा को भी आगे ले चलना पड़ेगा। इसके लिए नए करना क्या है? नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। जब तक हमारे पास नए शब्द नहीं आएंगे, नई व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी, नई भाव संयोजनाओं का निर्माण नहीं होगा, तब तक भाषा गति नहीं कर सकती है। बच्चों, आगे देखें। अब प्रश्न ये है कि भाषा में परिवर्तन कैसे हो? भाषा में परिवर्तन होना क्या है ये हमने समझा, लेकिन अब यह समझना है कि भाषा में परिवर्तन किया कैसे जाए। इसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है बच्चों यत्न साध्य और एक होता है सहज सिद्ध। एक आप प्रयास करोगे तो बदल जाएगा और एक आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी प्रकृति परिवर्तनशील है, स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। अब जरा लेखक के विचारों से देखें। यत्न साध्य का तात्पर्य हमारा है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। आप अगर प्रयास करते हो, कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्तियों का समूह करता है, तो परिवर्तन एक सहज गति के साथ होता है। और सहज सिद्धि से आशय इतना है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण किसी विशेष प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती है। क्या आप समझ रहे हैं कि भाषा का यही रूप था? प्रारंभ में नहीं था। आज जिस भाषा को हम लोग देख रहे हैं, गद्य में खड़ी बोली को ये रूप नहीं था। तो धीरे धीरे करके लोगों ने परिवर्तन किया और भाषा परिवर्तित होते होते आज हमारे सम्मुख इस रूप में दृष्टिगत है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिकों के आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें, अध्ययन करें, अनुशीलन अध्ययन, तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी।
अर्थात यत्न साध्य करने से हमें सफलता सरलता से प्राप्त होती है और जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से भाषा में परिवर्तन दृष्टिगत होता है। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनाया है। बच्चों, ये सदैव रहा है कि समय के साथ जिन लोगों ने तालमेल बिठाया है, समय के साथ चले हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से प्रगति की है। नवीनीकरण की जो पद्धति रही है, इससे चाहे वो जापानी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो, वह अधिक समृद्ध बनी है। हर भाषा को अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा के मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। बच्चों, ये आवश्यकता होती है कि हमें अन्य भाषागत शब्दों को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी भाषा समृद्धशाली बनेगी और हमारा शब्दकोश सुदृढ़ होगा। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ ये काम एशिया, अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, सत्वर शीघ्र होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। जितनी जल्दी, जितनी स्पीड के साथ, जितनी तीव्रता के साथ हम कार्य में करेंगे और भाषा में परिवर्तनशीलता को स्वीकार करेंगे, बच्चों, हमारी भाषा उतनी ही समृद्धशाली बनेगी। अब चूंकि अपने यहाँ कक्षा 12 में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होते हैं। बच्चों, आज इस जो हम लोगों ने पढ़ा है भाषा और आधुनिकता, इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, इसमें जो आधारित अनुच्छेद हैं उन पर आइए प्रश्नों को देखते हैं जो अपनी कॉपी पर आप सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला गद्यांश लिखा हुआ है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई चीज़ मान्य नहीं है। यहाँ से लेकर के और अंत में लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त तो उसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती। पहला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखिए। बच्चों, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है कि रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है। किस प्रकार है? अब ऊपर लिखा हुआ था, आप पूरा अनुच्छेद को बार बार पढ़ेंगे तो आपको इसी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है ये। रमणीयता और नूतनता ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जहाँ रमणीयता है वही नूतनता है और जहाँ नूतनता है वहाँ रमणीयता है। अर्थात एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखें, पहले में लिखा हुआ कि रमणीयता के अभाव में कोई चीज़ मान्य नहीं है और नूतनता की भी यही स्थिति है कि मौलिक उपलब्धि को प्रमाणित करती है। अर्थात यहाँ से लेकर के आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। किस बात पर बल दिया है? उन्होंने दिया है कि भाषा में गतिमयता होनी चाहिए, रमणीयता और नवीनता को स्वीकार करना है, क्योंकि जो भाषा है वह अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हम एक दूसरे की बात कैसे सुन समझ पा रहे हैं? अभिव्यक्ति के माध्यम से। और वह युगानुकूल होनी चाहिए। भाषा में युग के अनुकूल चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाषा हमारी पंगु हो जाएगी। इसलिए भाषा में निरंतर परिवर्तन होना चाहिए, उसमें रमणीयता लाना है और नूतनता और रमणीयता एक साथ आपको दृष्टिगत होंगे। बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, चौथा है कि लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना है। आप पढ़ें इसको। लिखा हुआ है, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। क्या है? भाषा। लेखक ने अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा को माना है, क्योंकि वही संपूर्ण इस सृष्टि में परिवर्तन की एक सार्थक स्थिति को लाती है। परिवर्तन करने के लिए भाषा ही हमारी पर्याप्त होती है। अगला लिखा हुआ बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें देखें 2 जगह रेखांकित है, तो करना तो आपको दोनों पड़ेंगे। पहला है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, और चूंकि अर्थात हो जाएगा कि रमणीयता और नवीनता
एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बिना रमणीयता के नवीनता नहीं और बिना नवीनता के रमणीयता नहीं, अर्थात दोनों का साथ साथ चलना स्वसहज सिद्ध है। दूसरा यहाँ से लिखा हुआ है, भाषा ये समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि जब तक भाषा सशक्त नहीं होगी, युगानुकूल चलने की उसमें क्षमता नहीं होगी, वह अर्थ और मुहावरों को, अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की स्थिति नहीं आएगी, तो वह भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट हमने कहा था उद्देश्य रखने वाली। हमारी भाषा जो है वो संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न है। कहीं कोई असुविधा हो रही है तो वह आप अवश्य कमेंट करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और पुनः चूँकि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित हो चुका है, सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरी ओर से, वातायन हिंदी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है वातायन परिवार। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी आपको सूचना जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पुनः आप 2 लोगों को शेयर करते ही हैं, तो आप करते रहेंगे। वातायन हिंदी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है।